Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET, JRF, and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. होता है वो सोशल वर्क का प्राइमरी मेथड होता है। जैसे आपको पता होगा कि दो टाइप के मेथड होते हैं सोशल वर्क में। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, जिसमें हमने अभी तक बात की थी सोशल केस वर्क के बारे में, सोशल ग्रुप वर्क के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये जो भी कम्युनिटी से संबंधित इश्यूज हैं, इश्यूज मतलब समस्याएं, मुद्दा जो समाज से संबंधित है आपके, उसके बारे में ये बात करता है। उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उसको समाधान करने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो होगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको कलेक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है ना। जो भी लोग होंगे उस समाज के, जो भी सदस्य होंगे, वो मिलकर अपनी सामूहिक भागीदारी द्वारा इस समस्या का समाधान करेंगे, है ना। यहाँ पे व्यक्तियों का समूह होगा, आपके जो परिवार होगा वो इसमें शामिल होगा, है ना। और ये मेनली आपका मिलकर एक यूनिट के तौर पे अपना जो समाज होता है, समुदाय होता है, उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से ये अपना काम करते हैं। और एक और ख़ास बात है कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको केस वर्क और सोशल ग्रुप वर्क भी देखने को मिलेगा, है ना। ये उसका एक इसेंशियल पार्ट है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और आपका ये मेन फोकस जो समाज में जो भी बड़ी समस्याएं हैं, जो कि एक समुदाय को भी इफेक्ट कर रही हैं और पूरे समाज को इफेक्ट कर रही हैं। जैसे कि गरीबी है, गरीबी आप ये नहीं कह सकते कि केवल एक व्यक्ति को या एक समूह को प्रभावित करता है, ये पूरे समाज को प्रभावित करता है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शोषण है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज या सर्विसेज हैं जो कि कुछ लिमिटेड लोगों को ही मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या समस्या आती है। फिर सामाजिक न्याय और सामाजिक जो आपके अधिकार होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। इनको जो एक्सेस करने में लोगों के साथ समस्या आती है, समुदाय को जो इशू होता है, जो समस्या फेस करनी पड़ती है, चैलेंज फेस करना पड़ता है, वो उसको कैसे उस चैलेंजेस से निपटा जा सके, और एक स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है समाज का कि सबको समान तौर पर समान अधिकार मिले, है ना। सबके साथ समान सबको समान न्याय मिले, सबको समान रिसोर्स मिले। वो सारी चीज़ें आप इस दौरान कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान आप देखते हैं। ठीक है, और इसमें आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये विविध प्रणालियों का एक मतलब जो अलग-अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसमें शामिल होंगे आपके। जैसे चर्च हो गया, या टेम्पल, लेबर यूनियंस हो गए, है ना। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, हेल्थ केयर एजेंसी हो गई आपकी, फिर सोशल सर्विस ग्रुप्स हो गए, एनजीओज हो गए, है ना। ये सारे सारे जो भी ऐसे टाइप के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो समाज में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो सारे आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। और ये जो समाज है, जो समुदाय है, उसके जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में भी अपना योगदान देते हैं, है ना। और इसी के हिसाब से जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग की, वो सारी चीज़ें इसमें आपकी शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। मैं हमेशा कहूँगी कि जो भी परिभाषाएं होती हैं, जिस भाषा में दी गई हैं, अगर आप उसमें समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो पेपर में भी जब आपको आएगा तो आपको कन्वर्ट करके हिंदी फिर इंग्लिश वो समस्या नहीं आएगी। तो इसको इसी भाषा में समझिए जिसमें ये दिया गया है। तो जैसे मैकाइवर ने दिया है कि कम्युनिटी इज़ एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मूव्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो कम्युनिटी होती है, ये समुदाय के बारे में बता रहे हैं कि कम्युनिटी जो होती है ये एक जियोग्राफिकल एरिया टाइप का है, जहाँ पे सोशल लिविंग मतलब लोग आपस में मिल के साथ में रहते हैं। ठीक है, एक एरिया में। और सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस मतलब कि कुछ उनके में अपनापन होता है ना। जो सामाजिक सामाजिक कह सकते हैं कि कोहेरेंस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि आपस में लगाव, या फिर उनका एक अपनापन महसूस वो कर रहे हैं आपस में। तो ये आपका आ जाता है सोशल कोहेरेंस। ठीक है, तो मैकाइवर का कहना है कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र है जो कुछ हद तक सामाजिक सामंजस्य से प्रेरित होता है ना। सामाजिक जीवन का क्षेत्र है, क्योंकि समुदाय में लोग जब रह रहे होते हैं तो वहाँ पे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना। वो इंडिविजुअल वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बाकी लोग भी हैं, उनके साथ उन्हें कुछ मूल्य होते हैं, अपने मान्यताएं होती हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। और उनमें एक सामाजिक सामंजस्य होगा, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, है ना। एक दूसरे के
हेल्प सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो ये आपका आ जाता है। इसके बाद मर्रे जी रॉस हैं, उन्होंने दिया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अपना ये एक परिभाषा दी है। ठीक है, और ये अभी आपका जो पीएचडी एंट्रेंस हुआ है 2023 का, जिसमें कंबाइंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी 4, उनमें ये एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये परिभाषा दी गई थी और ऑप्शन दिया हुआ था कि ये परिभाषा किसने दी है। मर्रे जी रॉस थे उसमें, एंड सिद्दीकी, और बाकी 2 लोग और थे। तो इसलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है परिभाषाओं को समझना भी, क्योंकि एक तो हमें वो उस टॉपिक के बारे में हमें डिटेल में बताता है कि जो भी चीज़ें हैं, और बाकी साथ में वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, मर्रे जी रॉस कहते हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस विच अ कम्युनिटी आइडेंटिफाई इट नीड्स और ऑब्जेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो ये आपका जो सामुदायिक संगठन है, जो ये आपका एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जो कम्युनिटी है मतलब जो समुदाय है, कम्युनिटी का मतलब यहाँ समुदाय है, ठीक है। तो जो समुदाय है वो अपनी जो भी उसकी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, है ना, जो उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, उसको आइडेंटिफाई करता है, मतलब चिन्हित करता है। ये मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें क्या कर रही है जो समुदाय है, वो अपनी ज़रूरतों और उद्देश्यों को चिन्हित कर रहा है, पहचान रहा है, मतलब कि ढूंढ रहा है कि उसके क्या उद्देश्य हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। फिर क्या करता है, वो उन्हें उसमें देखता है कि फिर उसमें क्या चीज़ जो है, जो सबसे पहले उसे जिस पे ध्यान देना है, फोकस करना है, गिव प्रायोरिटी। तो मतलब यहाँ पे वो प्राथमिकता देने की बात करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या किया जाए, प्राथमिकता देता है और उनसे निपटने के लिए संसाधन ढूंढता है, ठीक है। फाइंड रिसोर्स टू डील विद देम, मतलब ये आपका इसने आइडेंटिफाई किया नीड एंड ऑब्जेक्टिव, ये आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसमें प्रायोरिटाइज किया कि किस चीज़ पे हमें पहले काम करना है, क्या करना है, फिर उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो ढूंढ रहा है, जिससे कि उसके ये उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति हो सके, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो समुदाय के लोग हैं, है ना, उनके में जो समुदाय में लोग हैं उनके अंदर कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव एटीट्यूड उत्पन्न करने का काम करता है। यहाँ पे कोलैबोरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि जो आप एक दूसरे को सहयोग दे के काम कर रहे हो, है ना, कोलैबोरेटिव। और कोऑपरेटिव मतलब आप यहाँ पे एक दूसरे को सहायता प्रदान कर रहे होता है ना, सहकारी कहते हैं इसका हिंदी, और सहकारी होगा, तो आप एक दूसरे को सहायता और मदद प्रदान करोगे, जिसमें ये आपके अंदर मतलब डेवलप किया जाएगा, जो कम्युनिटी होगी उसके जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर ये चीज़ डेवलप की जाएगी, ठीक है। और जो भी उनके अपने हैं, इसको प्रैक्टिस में कैसे उन वो ला सके, समुदाय में लोग अपने व्यवहार में कैसे उसे ला सके, ये उस पर काम करता है। तो यहाँ पे इनका साफ साफ कहना है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, जिसमें जो कम्युनिटी होती है वो अपनी आवश्यकताएं जो हैं, जो उद्देश्य है, उसको पहले पहचान करती है, फिर उसमें से उसकी प्रायोरिटी होती है कि उन समस्याओं को समाधान करना है, वो चुन लेगी कि कौन सी समस्या पहले देखनी है, और उसके बाद वो उससे रिलेटेड जो रिसोर्स अवेलेबल है वो देखेगी, वो रिसोर्स वो यूज़ करेगी, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें वो प्रोसेस कर रहा होगा। साथ ही साथ ये जो उसके मेंबर्स हैं उसमें कोऑपरेटिव कोलेबरेटिव एटीट्यूड और प्रैक्टिस जो है वो उत्पन्न करने का काम करेगा। तो ये है मर्रे जी रॉस का आपका परिभाषा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आता है कि स्कोप ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या क्या स्कोप हैं। तो पहला है एग्रीकल्चर एंड एलाइड फील्ड्स, मतलब जो कृषि है और उससे जुड़े संबंधित है, होता है ना, जो फील्ड्स होते हैं वो वहाँ पे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आपका काम करता है। जैसे आप देखते हो कि बहुत जगहों पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि एग्रीकल्चर और इससे जुड़े हुए जो भी फील्ड हैं उनमें लोगों को ट्रेनिंग देना, या फिर उनको जो भी लोन्स वगैरह उस तरीके से प्रोवाइड करना, मतलब एक फंड प्रोवाइड करने में हेल्प करना, जिससे जो लोग हैं उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, है ना, ट्रेनिंग देना, इससे संबंधित ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर आता है कोऑपरेटिव एजुकेशन। कोऑपरेटिव एजुकेशन में जो भी आपके विलेज एरिया हैं या ऐसे जो कह सकते हैं कम्युनिटी जो सेंटर्स हैं, वहाँ पे लोगों को एजुकेट करने का काम किया जाता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट का काम किया जाता है। फिर हेल्थ से रिलेटेड आप देखोगे, पब्लिक हेल्थ वगैरह में आप जब एनजीओज वगैरह को देखेंगे जो काम करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम करते हैं, लोगों को जागरूक करना, है ना, उनको हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं उन तक पहुंचाने का काम, या उनको जागरूक करने का काम, उनके जो भी राइट्स हैं उसको बताने का काम भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है ना। फिर सर्विसेज कम्युनिकेशन, मतलब जो भी सर्विसेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको जो जिस फील्ड में आप चाहते हो कि आप अपना आजीविका चलाओ, तो उससे रिलेटेड जो आपका इंटरेस्ट है आपको ट्रेनिंग दी जाती है ना, समुदाय के लोगों को। फिर वेलफेयर एक्टिविटी, जो कल्याणकारी जो गतिविधियां हैं वो कराने का भी काम किया जाता है। तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये बहुत सारे स्कोप है। अब देखोगे अधिकतर जो एनजीओज वगैरह हैं वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे ही काम करते हैं, रूरल एरियाज़ में खास तौर से, या जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे नीड और हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पे आपको ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इतिहास रहा है, कब से कब तक क्या शुरू हुआ था, कब इसकी शुरुआत देखी जाती है। तो सबसे पहले जो एलिजाबेथ पुअर लॉ था 1601 में आया था, है ना? इसके बारे में कहा जाता है ये इंग्लैंड में आपका आया था, जिसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सहायता और जो सेवाएँ हैं वो प्रदान करने का काम किया गया था। एलिजाबेथ पुअर लॉ के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोज़ में यूनिट फर्स्ट में आप देखोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल। तो हम इसको बहुत डिटेल यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आता है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो आया था लंदन में, है ना? वहाँ पे देखने को मिला था 1869 1869 में ये आया था आपका, जहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग जो मेनिसिटी है उसके बारे में बात की गई थी, ठीक है? तो ऑक्टिविया हिल ने इसको और सैमुअल बर्नेट ने इस्टेब्लिश किया था। फिर सेटलमेंट हाउस मूवमेंट आया था जो कि इंग्लैंड से ही शुरू हुआ था। फिर इसके बाद टॉइनबी हॉल है जो कि आपका ये लंदन में हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट्स 1884 में, है ना? फिर ये ऐसे करते-करते चीज़ें डेवलप हो रही थी। आगे चल के ये मूवमेंट थे, इन्होंने बहुत अच्छे से अपना जो भी सहयोग प्रदान किया लोगों की लाइफ को बेटर बनाने में, है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी, जहाँ पे जो रिचर स्टूडेंट थे, मतलब जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स रहते थे, उनको पुअर्स जो थे या जो ऐसी बस्तियाँ थी वहाँ पे उनको जाकर और कैसे वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना उनकी समस्याओं को समझने के लिए, ये सारी चीज़ें इस दौरान बताई गई थी, जिससे ताकि अच्छे से इनकी हेल्प सपोर्ट किया सके और बाकी लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस हो। फिर आपका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पीरियड का हमने अभी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा यूएसए में जो था 1877 में जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था बफेलो में, ये क्वेश्चन भी आता है आपका एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये किया गया था। फिर नेबरहुड गिल्ड करके एक आपका न्यूयॉर्क में एक जो सेटलमेंट हाउस था उसकी स्थापना की गई थी, जिसको स्टैनन ने स्टैब्लिश किया था। फिर इसके बाद हल हाउस जो आपका था शिकागो में 1889, जिसको जेन एडम और एलन ने किया था स्टैब्लिश। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग जाके डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ ही काम कर रहे थे और ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी ये इसी के लिए की गई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द लेन रिपोर्ट के बारे में। जो लेन रिपोर्ट है इसको रॉबर्ट पी लेन ने दिया था 1939 में, और ये द लेन रिपोर्ट नाम से ही पब्लिश हुआ था। और इसने जो अपना मुख्य भूमिका निभाया था वो सामाजिक कार्य जो है, जो सोशल वर्क है, उसके एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, है ना? सोशल वर्क एजुकेशन के बारे में बात की थी इस रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि जो रिपोर्ट है ये बताती थी कि जो सामुदायिक संगठन है आपका, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे सोशल वर्क को इंटीग्रेट करने का काम कर रहा है, कैसे वो अपना इसमें इम्पोर्टेंस निभा रहा है ना, कैसे ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जो अलग अलग जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं इस फील्ड के, उनको कैसे जो रोल्स एंड एक्टिविटीज़ हैं, है ना, कुछ जो मेथोडोलॉजीज़ हैं उनको कैसे यूज़ करना है और क्या चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई थी। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसमें अपना योगदान निभा रहा है सोशल वर्क में एज अ मेथड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। और जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट था उसके बारे में इसको बताया गया था कि क्या परिणाम है जिसके मतलब जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे, लोग जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से उभर के सामने आए हैं, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई थी। इसमें सोशल सर्विसेज एक्सचेंज, कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल और काउंसिल ऑफ सोशल एजेंसीज से रिलेटेड जो भी सामाजिक एजेंसीज थी उनको शामिल किया गया था कि कैसे ये लोग मिल करके सोशल वर्क में अपना योगदान निभा रहे हैं, उसके उसके जो प्रैक्टिस है, जो उसका एजुकेशन है, सोशल वर्क एजुकेशन और प्रैक्टिस, उसमें कैसे अपना योगदान निभा रहे हैं, इसमें डिटेल में इसके बारे में बताया गया था, ठीक है, लेन रिपोर्ट में। इसके बाद राइस ऑफ फेडरेशन की बात की जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं ये जो आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन था उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस टाइम पे जो वॉर हुआ था 1917 में, है ना, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बाद जो चीज़ें हम कह सकते हैं जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, वो राइस ऑफ फेडरेशन के नाम से जाना गया है। और 1935 में आपका एक अधिनियम भी आया था जो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित था, ठीक है। 1935 में ये आया था आपका, जिसने अपना एक बहुत पूर्ण भूमिका निभाया। जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स थे उनके विकास में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ये जो एक्ट वगैरह इसके बाद आए थे, क्योंकि जब समस्याएं आई थी तो उसके साथ ही साथ उनके समाधान पे भी काम किया गया था इन सारी चीज़ों के बाद। तो ये आपका जो डेवलप हुआ था। इसके बाद
1918 में जो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना की गई थी। और इसको अभी आप नेशनल एजेंसी फॉर चेस्ट के नाम चेस्ट एंड काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। बाद में इसको फिर थोड़ा सा और चेंज किया गया इसके नाम को, और अभी जो फाइनल इसका आप देखोगे चेस्ट काउंसिल ऑफ अमेरिका के नाम से आप जानोगे इसको, ट्रिपल सी। ठीक है। इसके अलावा एक और जो सिनेटी पब्लिक हेल्थ फेडरेशन थी उसकी भी स्थापना की गई थी 1917 में। ठीक है। ये आपका जो कह सकते हैं जो शुरुआती तौर पे जो संगठनों का एक विकास हो रहा था उसमें ये एक और महत्वपूर्ण जो आपका था हेल्थ फेडरेशन, ये भी था। ठीक है। तो ये आपके कुछ जो शुरुआती चीज़ें हुई हैं, घटनाएं घटित हुई हैं, और जो धीरे धीरे जो प्रोग्राम वेलफेयर डेवलप हुए हैं वेलफेयर से रिलेटेड, वो है। और 1960 के दौरान जैसे आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वहाँ पे अ, आपको देखने को मिलेगा कि उस टाइम पे गरीबी की जो दर थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, है ना? वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जो उसके युद्ध चल रहे थे वियतनाम के साथ, और उसका जो अर्थव्यवस्था था उस पे बहुत बुरा असर पड़ा था। तो इस चैलेंज को रिस्पॉन्स करने के लिए या कहेंगे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपना एक कह सकते हैं अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक अपना एक्ट इनेक्ट किया था, वॉर ऑन पॉवर्टी करके, जिसमें सोशल वेलफेयर और उससे संबंधित जो भी नियम थे उनके बारे में बताया गया था। और उसे टाइटल दिया गया था द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट ऑफ 1964। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। इसके बाद है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना? जैसे हमने अभी तक जितने भी हमने अपने मेथड्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो केस वर्क हो, ग्रुप वर्क हो, तो वहाँ पे हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। ये स्टेप्स हम क्यों फॉलो करते हैं आपको पता है? ताकि हमारा जो प्लान है या जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है वो उसको हम प्राप्त कर सकें, है ना? अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करें और उसका जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें आपका सबसे पहले होता है असेसमेंट ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, मतलब जो कम्युनिटी है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम बात करते हैं, मतलब असेस करते हैं उसको। ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी है तो वहाँ पे अलग अलग समस्याएं होंगी, कोई एक समस्या तो होगी नहीं, तो फिर हम जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका एक लिस्ट बना लेंगे कि ये समस्याएं हैं हमारी। फिर उस जो आपकी समस्या है उसमें से हम या जो ज़रूरत है उसमें से हम प्रायोरिटाइज करेंगे, है ना? अब हम सारे प्लान जो हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स है या सारी नीड है हम उस पर एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, कोई भी ढंग से पूरा नहीं होगा। तो हमें देखना होगा कि जो सबसे ज़रूरत अभी किस चीज़ की है। जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, ठीक है, वहाँ पे समस्याएं बहुत सारी होंगी। ठीक है। तो उसमें पहली समस्या मान लीजिए कि साफ़ पानी उन्हें पीने को नहीं मिल रहा है ना? तो उन्हें पानी की समस्या है, ठीक है? और साथ ही साथ वहाँ पे जो नाली वगैरह की प्रॉब्लम है जिससे उनका जो स्वच्छता है उसका नहीं हो पा रहा है, तो सैनिटेशन की समस्या है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। फिर वहाँ पे है कि अदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बिजली की समस्या है मान लीजिए कहीं पे, तो ये सारी समस्याएँ हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत क्या है कि सबसे पहले कि उन्हें एक स्वच्छ जल उन्हें मिले, है ना, पीने के लिए, क्योंकि ये उनकी मतलब बेसिक नीड भी नहीं कहेंगे, ये ज़रूरत है, इंसान बिना पानी के नहीं रह सकता है। ठीक है। तो वहाँ पे साफ़ पानी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर साफ़ पानी वो पिएँगे तो उनकी बीमारियाँ और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाएँगी, कम हो जाएँगी। तो उन्हें पहले आप इसकी व्यवस्था करोगे। फिर सैनिटेशन आपका है, क्योंकि गंदगी की वज़ह से बीमारियाँ हो सकती है, तो वहाँ पे ये आप देखोगे। फिर बिजली भी बहुत ज़रूरी है। तो आप एक-एक करके सारे प्रॉब्लम्स को या जो उनकी आवश्यकताएँ हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करोगे, पहले किस पे काम करना है, क्या करना है। ठीक है। फिर आप जो भी आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने स्वच्छ जल प्रोवाइड करना है, तो उसका आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे कि क्या कारण है, स्वच्छ पानी क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है इसका। तो उसके कारण को आप अच्छे से समझेंगे, है ना? कि उसके पीछे क्या कारण है। क्या वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह या ऐसा कुछ है कि वहाँ पे पानी ही जो गाँव है वहाँ पे पानी जो है कि उसका जलस्तर बहुत नीचे है, या फिर जो पानी है वो कहाँ से वो लाते हैं, कहीं नदी के आस-पास से ले आते हैं, क्या समस्या है? ये सारी चीज़ें आप वहाँ देखोगे, क्या कारण है, वहाँ के वातावरण का प्रभाव है, ये क्या है? सारी चीज़ों को अच्छे से समझोगे कि वहाँ पे आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्या कोई टेक्नोलॉजी लगा के आप वहाँ पे चीज़ों को आसान कर सकते हो, है ना? फिर जब आप प्रॉब्लम वगैरह समझ लोगे तो आप उसको रीडिफाइन करोगे कि हाँ भाई, बेसिक आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। फिर आपका कुछ अचीवेबल ऑब्जेक्टिव आप बनाओगे जिसको आप अचीव कर सको। हवा वाली बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। अब जैसे आसमानी बातें लोग करने लगते हैं ना कि इस तरीके से कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, झूठे वादे जो होते हैं वो नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जो चीज़ है वो उस पे काम करना है। फिर आप देखोगे इसके क्या-क्या अल्टरनेटिव्स हैं, है ना? उसमें से आप देखोगे कौन-सा अल्टरनेटिव काम करेगा, वो आप उसमें से चूज़ करोगे। फिर आप उसके रिलेटेड अपना प्लान बनाओगे, ठीक है? जिसको आप यूज़ करने वाले हो। फिर आप देखोगे क्या-क्या रिसोर्सेज़ आप यूज़ करने वाले हो, है ना? क्या आपको बाहर से भी कुछ रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, या आपके कम्युनिटी के अंदर वो सारी चीज़ अवेलेबल हैं, उस हिसाब से मोबिलाइज़ेशन आपको करना होगा रिसोर्सेज़ का, तो आप करोगे, ठीक है? फिर इम्प्लीमेंट करोगे प्लान ऑफ एक्शन को। फिर आप देखोगे कि आपने जो एक्शन उठाया है वो सही हुआ है कि नहीं, उसके हिसाब से फिर मॉडिफ़ाई करोगे ज़रूरत पड़ेगा तो, और उसके बाद
अगर काम करता है कंटिन्यू करेंगे, और सॉल्व हो जाता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम को उठाओगे फिर जो भी आपकी फिर उसके बाद महत्वपूर्ण समस्या है, ठीक है। तो ये आपको सारा इसी तरीके से करना है। यहाँ पे हमने इसको डिटेल में लिखा हुआ है समझने के लिए कि लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे आपने असेसमेंट नीड कर लिया कि क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ों को आपने समझ लिया, ठीक है। फिर आपने सारा अपना प्रॉब्लम बना लिया कि कौन सी प्रॉब्लम है और उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने कर ली। तो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम आपने बनाया कम्प्रिहेंसिव, ठीक है, जो भी है। अब उसमें से डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात की गई थी, ये सारी चीज़ें आप उसका देख लोगे, ठीक। अब इसमें से जो भी नीड है, जो प्रॉब्लम प्रियोरिटाइज करनी है, वो आप देख लोगे, है ना। फैक्टर्स को देख लोगे कि कौन सा क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके रूट कॉज क्या है, सारी चीज़ों को समझ लोगे। तो ये आपका उसके हिसाब से आप अपनी ज़रूरत सबसे पहले किस पे काम करना है उसको अच्छे से समझ लोगे, है ना। इसके लिए आपको गहन विचार करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी है अभी। फिर आप वही आपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया, ठीक है। अर्जेंट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि स्वच्छ पानी पीना ज़रूरी है गाँव के लिए, या जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं उनके लिए, तो आप उस पे काम कर रहे हो, ये एग्जांपल के तौर पे हमने समझा यहाँ पे, ठीक है। फिर इमीडिएटली उस पे जो आपका जो भी चीज़ें होंगी उस पे काम करोगे, उसके सॉल्यूशन पे काम करोगे, ठीक है। फिर अपने प्रॉब्लम को रीडिफाइन आपने किया, जो आपका अर्जेंट प्रॉब्लम था। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आप देखोगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो उसका डीपर एनालिसिस आप करोगे ताकि उस समस्या को आप समझ पाओ, जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, नेचर क्या है प्रॉब्लम का, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे समझ ली। उसके बाद आपका आता है जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आप बनाओगे कि जिसको आप अचीव कर सको, है ना। हवा हवाई बातें नहीं करनी है, क्या चीज़ है। अब ऐसा हमने कहा दिया कि हम यहाँ पे ये हम कोई ऐसी जर्मन टेक्नोलॉजी ले आएंगे, बट आपको पता है कि वो चीज़ें वो पॉसिबल नहीं है, उतना फंड नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ें करिए ना जो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके आप कर सकते हो, या फिर जो भी अगर प्रोग्राम की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कुछ फंड प्रोवाइड किया जाता है, या ऐसा कुछ व्यवस्था है, तो वो आप यूज़ करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो एकदम हाई फाई बातें हों बट काम ना हो, ठीक है। फिर आपका जो अल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि आपने अल्टरनेटिव तो देखा होगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या किस किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो इस उससे जो रिलेटेड है आप उसको देख लोगे, क्या अल्टरनेटिव्स हैं उनको इंक्लूड करोगे, है ना। ये आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है वर्कआउट अ प्लान एक्शन, मतलब आप जो भी अपने प्लान बनाए हैं आप उसको वर्कआउट के लिए लगाओगे, क्या ज़रूरत है, कैसे है। अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आप फंड आपने अगर आपको मिल रहा है लिया आपने, फिर वहाँ पे अपने जो प्लान बनाया कि हाँ भाई यहाँ पे हम पानी की टंकी बनवाएंगे उस गांव में, और सप्लाई वहाँ से होगा लोगों को स्वच्छ जल। तो ये आपने इस तरीके से प्लान कर लिया, तो ये आपने मतलब अपन 4 ऑप्शन देखे और उसमें से बेस्ट आपको लगा कि वहाँ पानी की टंकी हम बनवा देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो आपने वहाँ पे वर्कआउट किया। फिर आप देखोगे जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वहाँ से वो आप यूज़ कर रहे हो, मैन पावर मटेरियल्स है ना, आप उसी गांव के लोगों को जो लेबर का काम करते हैं आप उनको वहाँ पे यूज़ कर लोगे, मतलब उनको उनका मेहनताना देके आप उनसे काम करा लोगे। और जो मनी है वो गांव के लोग, या देखोगे कि जो पंचायत है उसका जो फंड आया उसमें से क्या यूज़ हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर रही है या जो एनजीओज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ लेके आप वो उस तरीके से अपना काम कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इम्प्लीमेंट द प्लान ऑफ एक्शन। आप वहाँ पे अब आपने शुरू कर दिया वो बनवाना, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने देखा कि हाँ भाई इवोल्यूशन ऑफ एक्शन में कि हाँ हमारा काम सही से हो रहा है, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है। अगर उसमें लगता है कुछ मॉडिफाई करना है तो आपने मॉडिफाई किया, कुछ अगर प्लान चेंज करना है ना, मॉडिफिकेशन आपने कर लिया वहाँ पे। उसके बाद आप फिर देखोगे सारी चीज़ें सही हैं, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर दोगे अपना प्रोसेस, अपना जो भी चीज़ें हैं बनवा रहे हो कर रहे हो। फिर जब वो आपकी पानी की टंकी बन जाती है, लोगों को स्वच्छ जल मिलने लग रहा है, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जो नेक्स्ट प्लान ऑफ आपका होगा, जो नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है उस पे चले जाओगे आप, अब उसको काम करोगे आप। तो ये आज हमने पढ़ लिया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इसके बाद यहाँ पे हमने वही सारी चीज़ें फिर से लिखी हुई हैं, इम्प्लीमेंट द प्लान ऑफ एक्शन, इवोल्यूशन एक्शन, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल वर्क मेथड कैसे है, कैसे देखते हैं हम उसको। तो यहाँ पे है कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो माइक्रो मेथड है, हमें पता है, क्योंकि देखिए जो हमारा सोशल केस वर्क है वो माइक्रो मेथड होता है, हम किसी इंडिविजुअल के साथ काम कर रहे हैं ना। और वहीं कम्युनिटी में क्या है, हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और हम यहाँ पे जैसे वहाँ पे हम किसी व्यक्ति का छोटी सी समस्या लेकर, मतलब उनकी इंडिविजुअल समस्या को लेकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोगों की सेम समस्या है, जैसे पॉवर्टी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर कोई समुदाय है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि पानी की समस्या है, स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, तो वो समस्या, तो ये सबकी समस्या होगी ना। तो ये बड़े लेवल पे हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल उसमें है, वो सोसाइटी के लिए, वो पूरे उस गांव के लिए समस्या है ना। तो यहाँ पे आपका ये एक माइक्रो मेथड हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, केस वर्क भी आप यूज़ कर रहे हो, ग्रुप वर्क भी यूज़ कर रहे हो। केस वर्क में आप जहाँ पे आपको लोगों को जहाँ पे ज़रूरत होगी आप जाके इंडिविजुअल लोगों से मिलोगे, बात करोगे, है ना।
उनकी तरफ से आप देखोगे क्या समस्याएँ हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कहाँ पे विज़िट्स करोगे, महिलाओं को क्या समस्याएँ आ रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं महिलाओं को सारा काम जो घर का है वो कहीं न कहीं लोड उनके ऊपर ही होता है और उनको ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, उन्हें ही जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके उनसे मिलोगे, बात करोगे, है ना? तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या है, क्या नहीं है। तो ये आपकी होगा एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे पॉवर्टी है, इंडिविजुअल अप्रोचेज़ के इस वर्क में आपने कुछ यूज़ किया होगा, है ना? कम्युनिटी को कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि गरीबी एक परिवार में होगी, एक व्यक्ति को कैसे एक गरीब जो व्यक्ति एक गरीब है, उसको किस तरीके से वो इम्पैक्ट डाल रहा है, फिर वो कैसे धीरे-धीरे उसकी फैमिली पे असर पड़ता है, फिर वो जिस समाज में रहता है, उस पे क्या असर पड़ रहा है, कैसे गरीबी के चक्कर में व्यक्ति फँसा हुआ है और एक समुदाय है, जहाँ पे आपको गरीबी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें मतलब कि सारा कुछ इसमें आपको मिलने को देखने को मिल जाएगा, सब कुछ समाहित है कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़ेशन में, ठीक है? अब इसमें जो है ये हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरह कैसे काम करता है। तो देखिए, क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम जान रहे हैं कि सोशल वर्क के सारे मेथड जो होते हैं वो समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए ही काम करते हैं, है ना? कोई समस्या होगी उसको सॉल्व करेगा, कोई ज़रूरत होगी उसको पूर्ण करने के लिए काम करेगा। तो इसमें कोई ऐसी समस्या आएगी जो बहुत सारे लोगों को एक साथ इफ़ेक्ट कर रही होगी, है ना? रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी इसमें, जिसमें आपका सोशल इंजस्टिस से लेके पॉवर्टी, है ना? एडुकेट हाउसिंग मतलब पुअर हाउसिंग, जो आपका होता है हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं उनका अच्छा ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी शामिल हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस हमें पता है कि उसमें क्या होता है कि समस्या जो होती है उसके बारे में जाना जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, जिसे हम स्टडी कहते हैं, है ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ इनिशियल स्टेप होता है कि हम उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये काम किया। फिर क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसका मेन कॉज़ क्या है ना? जैसे स्वच्छ जल सबको नहीं मिल रहा है, ये तो प्रॉब्लम है, बट उसके पीछे रीज़न क्या है, ये कैसे पता चलेगा? क्या दिक्कत है वहाँ पे? वो आपने समझा, ठीक है? फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है? उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, वो आप पता करोगे और फिर उसी हिसाब से आपने जो डायग्नोज़ किया है, समस्या क्या है कि भाई पानी की समस्या है, पानी की समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे जल भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है बड़े स्तर पे, और वहाँ का जो पानी का स्तर है बहुत नीचा है, जिसके कारण वो पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वो एरिया जो है वहाँ के लोग गरीब हैं, तो वो उसकी व्यवस्था खुद से नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी समस्या हैं, आपने उसके ट्रीटमेंट के लिए आपने वहाँ पे पानी की टंकी लगवा दी, ये सॉल्यूशन हो गया, तो वो सारी प्रॉब्लम को समझते हुए आप कर रहे हो। तो ये आपका आ जाता है इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्योंकि यहाँ पे इसने ये अपना एक स्टेप जो हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए, वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे हम मेडिकल मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक देख रहे हैं कि प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर कोई प्रॉब्लम डायग्नोज करता है ना? कोई प्रॉब्लम आप लेके गए कि आप ले जाते हो कि हमें सर्दी जुकाम है। अब सर्दी जुकाम के पीछे का बुखार बुखार का कारण क्या है? बुखार आपको लगता है बुखार समस्या है, लेकिन बुखार समस्या नहीं होता, वो तो सिम्टम होता है, उसके पीछे कारण कुछ और होता है। तो डायग्नोज करता है ना डॉक्टर, फिर उसके बाद क्या करता है, अच्छा चलो ठीक है, इस कारण से है, आपको ठंड लग गई है, तो वो उसके रिलेटेड जो भी दवाएँ होंगी आपको प्रिस्क्राइब कर देता है ट्रीटमेंट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, स्टडी आपने समस्या देखा, समस्या के पीछे का कारण का पता लगाया और उसके रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट थी, जो दवा थी, वो दे दी। तो ये आपका मेडिकल मॉडल हो जाता है इस तरीके से, ठीक है? और ये आपको पर्टिकुलर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये मेथड देखने को मिलेगा, ठीक है? और जगहों पे भी सारी चीज़ें ये आपको देखने को मिलती है। फिर वहीं पे यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स वैसे ही दिए हुए हैं कि वाटर्स जो स्कैरेसिटी है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, मतलब जो पानी की समस्या है, एग्रीकल्चर जो करने के लिए उससे रिलेटेड जो काम है, वो एक समस्या है कम्युनिटी के लिए। तो उसके लिए क्या-क्या लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो उस पे काम करेंगे, कैसे पंचायत जो है वहाँ की लोकल जो गवर्नेंस है उस गाँव की, वो कैसे काम कर सकती है। ये आप समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपका ये हिंदी में हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है? तो आज हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना है, इसके स्टेप्स के बारे में जाना है। आगे इससे रिलेटेड जो भी मॉडल्स वगैरह हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।